सीएम अखिलेश यादव गाजियाबाद दौरे पर हैं और हज हाउस पहुंच चुके हैं। मंच पर मौजूद हैं, सीएम हज हाउस में हैं और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश पूरी तरह से यहां पर जारी कर दिए गए थे और पूरे बंदोबस्त जो है वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आला हजरत हज हाउस की, जहां मंच पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री आजम खान उनके साथ मौजूद हैं और अधिकारी लोग उनके साथ मौजूद हैं। तो आजम खान ने अखिलेश यादव का स्वागत किया है। गुलदस्ता सबसे पहले उन्हें तोहफे के तौर पर दिया गया, एक मोमेंटो यहाँ पर दिया गया, शॉल पहनाई गई। चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही थी। जो मतभेदों की खबरें अभी कुछ दिनों से चल रही थी दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं उन पर भी यहाँ पर विराम लगा है। दोनों के चेहरे की हंसी खुशी यहाँ पर इस बात को जाहिर कर रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से हज हाउस की, जहां पर अखिलेश यादव मंच पर बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आजम खान बिल्कुल उनके बगल में ही है, साथ में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में लोकार्पण यहां पर करेंगे हज हाउस का और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नेशनल से यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार आपको इस खबर पर अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी खबरों का और भी जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर से यूपी के चुनावी महासमर में उतरेंगे। कांग्रेस ने राहुल की इस यात्रा को महायात्रा का नाम दिया है। तकरीबन 1 महीने चलने वाली इस यात्रा में राहुल छोटी सभाएं और रोड शो करेंगे। यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे, लेकिन राहुल की इस यात्रा में सबसे अहम होगा रामलला के दर्शन करना। अपनी यात्रा से राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और वोटरों में जोश भरने का काम करेंगे। साथ ही साथ 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित के नेतृत्व में पहले से ही 2 यात्राएं चल रही हैं, लेकिन राहुल की ये यात्रा उनसे अलग होगी। राहुल किसान, कामगारों और नौजवानों से मिलेंगे। कांग्रेस के प्लान के मुताबिक राहुल महायात्रा के दौरान 2500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसकी शुरुआत 6 सितंबर को देवरिया के रुद्रपुर से होगी। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने विरोध भी यहां पर जताया है। कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल यात्रा देर रात जौनपुर पहुंच गई है, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित और पार्टी नेता संजय सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां मीडिया से बात करते हुए शीला दीक्षित ने कहा है कि 2017 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। शीला दीक्षित ने कहा है कि लोगों के उत्साह को देखकर लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जनता इस बार एसपी, बीएसपी और बीजेपी से तंग आ चुकी है। हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें ये लगता है कि अब की बार कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। लोगों की रुझान देख रहे हैं आप, जो यहाँ भी देख रहे हैं लोगों को कितना उत्साह है उनमें, उनका उत्साह हमारे में भी है। मैंने ये नहीं कहा कि भीड़ से हो लगा है, जो उत्साह दिख रहा है वो भीड़ नहीं दिखा, वो सब लोग दिखा रहे हैं। और एक इच्छा है कि जो 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल हुआ है उसका हाल में लाना है, आवश्यक है। और ये महसूस सब सारी जनता कर रही, सारी आवाम कर रही है। जौनपुर पहुंची कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल यात्रा को उलमा काउंसिल के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। शाहगंज में सैकड़ों की संख्या में उलमा काउंसिल के सदस्य हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को हटाकर रास्ता खुलवाया। उलमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बाटला हाउस कांड की जांच सही से हो, और जब शीला दीक्षित यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली में गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार बताती हैं, तो वो अब यूपी क्यों करने, यहाँ पर राजनीति यूपी में क्यों करने आई हैं।
तो बाटला हाउस कांड की जांच कराने की यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं। उलमाए काउंसिल के लोगों ने विरोध जताया है। एक बहुत हसीन सा पौधा नेताजी ने हमने मिलकर यहां लगाया था और बहुत सी आंधियां आई, बहुत से मौसम आए, इस पौधे को नुकसान पहुंचा। लोगों ने यहां तक कहा, और ये बात इसलिए कह रहा हूं, यहां के खास विचारधारा से ये इलाका पनपता है, लेकिन उन्हें ये सुन लेना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार हैसियत में ये कह रहा हूं कि इस पौधे पर कितने बुरे वक्त आए जब इसकी जड़ों में जहर डालने की कोई ऐसी कोशिश नहीं थी जो छोड़ी गई हो। ये न बने, ये न पनपे। यहां तक कहा गया, एक पार्टी के चीफ ने कहा कि अगर मुझे हक हासिल हो कि बाबरी मस्जिद का मैं फैसला कर सकूं तो मैं बाबरी मस्जिद की जगह लैट्रीन और पैखाने बनवा दूंगा। गवाह है आपके मुख्यमंत्री जी, ये आपके मिनिस्टर साहिबान और एमएलएस गवाह हैं। अभी 4 रोज पहले हमने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा था नेता प्रतिपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा बड़ा जबरदस्त विवाद है, बहुत विरोध है, लेकिन तमाम मुखालिफत के बावजूद बाबरी मस्जिद की जगह भारतीय जनता पार्टी ने इबादत की जगह इबादत गाह बनाई, लैट्रीन और पाखाने बनाने का ऐलान नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता काशीराम जी ने यह कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद का फैसला करने का हक हो तो मैं यहां पाखाने और लैट्रीन बनवा दूंगा। मैं कह रहा हूं, एक जिम्मेदार आदमी इस इलाके के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई, एक नारा दिया गया, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हिस्सेदारी हुई तुम्हारी? जिले बनाए गए तुम्हारे पूर्वजों के नाम पर। अगर एक जिला बनाया गया हो तो इस मजमे से उठो, इस कार्यक्रम को यही खत्म कर दिया जाएगा और राजनीति से हमेशा का संन्यास ले लेंगे। अगर एक जिला बनाया, जिला बनाना तो बहुत दूर की बात, एक अकबरपुर नाम का जिला था। अकबर से ज्यादा सुना है कहते हैं कोई। अकबर द ग्रेट, अकबर महान, अकबर अजीम, उनके नाम से एक जिला था, उसे भी खत्म कर दिया गया। एक पार्क, पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला हूं। इस मजमे को गवाह बनाकर कहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वालों ने अगर एक पार्क, एक का मतलब एक, अगर एक पार्क तुम्हारे किसी पूर्वज के नाम से बनाया हो, बता दो, राजनीति छोड़ देंगे हमेशा के लिए। किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत को संभाल के रखने की जरूरत है। अगर यहां से बाहर का कोई शख्स ये कहता है कि वो सरकार बना सकता है, वो तुम्हारी ताकत को कमजोर करना चाहता है, कि तुम्हारी बंद मुट्ठी को खोलकर उंगलियों में बांटकर तुम्हारे हाथ को तोड़ना चाहता है, वो तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देने आना चाहता है। वो उसी तरह करना चाहता है जिस तरह महाराष्ट्र में उसने किया। विधानसभा से उठकर चले गए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं किया, सरकार बन गई भाजपा। बिहार गए मुसलमानों की ताकत को बांटने के लिए, लेकिन बिहार के लोगों ने जूते की ठोकर भी नहीं रखा, उन्होंने अपनी ठोकर को भी नापाक नहीं किया। वो लोग उत्तर प्रदेश में जगह तलाश कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए जगह? जिनके अपने प्रदेश में 4 एमएलए हैं, 4 एमएलए वाला उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा ना, तुम्हारी ताकत को बांटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, क्योंकि वो उनका एजेंट है, उनका नुमाइंदा है, उनके लिए काम करता है। ये हमारे बंधु, हमारे बहुत मित्र हैं मीडिया बंधु, आजकल
हमारे मौलवियों के पीछे पड़े। बहुत सही वक्त चुना है इन्होंने। हमारी जड़ों में जहर डालना चाहते हैं, तस्वीरें छापकर। यहां आने वालों में किसी के पास पुलिस का लाइसेंस नहीं होगा कि कौन क्या कारोबार करता है, क्या धंधा करता है। हमारे बराबर कौन खड़ा है ये हम नहीं जानते और ना हमें जानने की जरूरत है। ये तस्वीर अस्पताल की होती है। एक नामवर अखबार पेट्रोल पंप के नाम से छापता है, यह है इनकी सच्चाई। ये राष्ट्र को रास्ता दिखाने वाले लोग मुस्लिम कयादत को, हमारे मौलवी तबके को इसलिए कटघरे में लाना चाहते हैं ताकि इनका साथ छोड़ दो आप। और जब इनका साथ छोड़ दो तो हम अकेले रह जाएं और अकेले को मार दो हमें। इनके बहकावे में मत आना। इन्होंने कभी तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है। इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे दिखाए हैं, पूछो इनसे। इन्होंने दंगाई दिखाए हैं, बलात्कार दिखाए हैं इन्होंने, लेकिन बलात्कारी नहीं दिखाया इन्होंने। जलते हुए घर दिखाए हैं इन्होंने, लेकिन घर जलाने वाले नहीं दिखाए हैं, क्योंकि वो इनके लोग हैं। हमसे ये बहुत नाराज हैं, हमसे ये बहुत नाराज हैं। हम फकीर आदमी गली में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए एक ऐसी यादगार छोड़कर जा रहे हैं। नेताजी से लेकर अखिलेश जी तक एक ऐसा पुल बनाया है मोहब्बतों का। तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए तालीम का ऐसा इंतजाम किया है कि सदियां याद रखेंगे। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तुम्हारे अंदर से डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान बनाने के लिए यहां पर मौजूद भाइयों बहनों एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है जिस पर पूरा राष्ट्र फख्र करेगा, पूरा देश फख्र करेगा और पूरी दुनिया की सेवा करेगा। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज आपकी मोहब्बतों से। आओ सच्चाइयों को समझने और पहचानने की कोशिश करो। दुश्मन कहता है आज के दिन कि हिंदुस्तान का सबसे मकबूल वजीर आला का नाम क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जमीन की आवाज कह रही है। जमीन की आवाज क्या कहते हैं? नकारा खुदा समझो नवाज भाई, जबाने खल्क को, ये है जबाने खल्क। जबाने खल्क को नकारा खुदा समझो। जो तुम कहते हो वो मालिक कहता है। जबाने खल्क को नकारा खुदा समझो। जिसे अल्लाह की नुसरत हासिल हो, जिसकी पसंदीदगी का ऐलान अपने बंदों की जबानी अल्लाह करा रहा हो, जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता हो, उसे जमीन का कोई शख्स जिल्लत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम किसी को इज्जत देना चाहते हैं और उसे कोई जिल्लत देना चाहता है तो हम उसकी हिमाकतों पर हंसते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर हंसता है कि जिन्हें वो इज्जत देना चाहता है। ऐ जमीन वालों, जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, अगर पूरी दुनिया मिलकर उसे जिल्लत देना चाहे तो उसे इज्जत मिलेगी और जिल्लत नहीं मिलेगी। और पूरी दुनिया अगर किसी को बचाना चाहे हमारी दी हुई जिल्लत से, तो पूरी दुनिया मिलकर उसे हमारी दी हुई जिल्लत से बचा नहीं सकती। एक ऐसे वजीर आला की मौजूदगी में एक हसीन हज हाउस का उद्घाटन आपके हाथों से हुआ है। इसका संग बुनियाद आपके वालिद मोहतरम के हाथों से हुआ। इसका उद्घाटन आपके हाथों से हुआ और इस किनारे से उस किनारे तक का सफर हमने तय किया है। हम आपको धोखा नहीं देंगे कभी। हमारे पूरे राजनीतिक जीवन में, पूरे सियासी जीवन में कहीं मिल्लत फरोशी, कहीं गद्दारी, कहीं बेईमानी और चोरी का दाग अगर हमारे दामन पर होगा
तो हम उस लम्हे से ज्यादा जीना भी पसंद नहीं करेंगे। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर गलियां, नाले, नालियां, पुल, सड़कें, फ्लाईओवर और तेज रफ्तार ट्रेन, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, वजीफा, बच्चों का बेरोजगारी का, पैर से रिक्शा चलाने वालों को ई रिक्शा। मैं बहुत इख्तियार तो नहीं रखता, लेकिन ख्वाहिशात रखता हूं। मेरी यह ख्वाहिश है कि पैर से चलाने वाला एक शख्स भी उत्तर प्रदेश में नजर न आए। और आपसे मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में वायदा करता हूं, अगली सरकार बनाओ, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश से पैर से रिक्शा चलाने वाला कोई इंसान नजर नहीं आएगा, एक भी। और ये समाज की बहुत बड़ी खिदमत होगी, बहुत बड़ी खिदमत होगी। विकास के नाम पर जितने काम यहां हुए वो आप अच्छी तरह जानते हैं। विधानसभा में कहा गया कि अपराध, मीडिया के भाइयों, हमसे नाराज हो, अपने आप से नाराज मत होना, क्योंकि ये तमाम नौजवान जो यहां कलम, कागज और कैमरा लिए खड़े हैं, इनका भविष्य यहां सुरक्षित नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी औलादें हैं। इनका भविष्य सुरक्षित वहां होगा जहां मजबूत सिस्टम होगा, मजबूत सरकार होगी। इनके मालिक और इनके बीच में एक ऐसी गहरी खाई है जिसे बांटने का काम अगर कहीं से हो सकता है तो वहां से हो सकता है। आओ एक मजबूत प्रदेश बनाओ और मजबूत प्रदेश के रास्ते से एक मजबूत हिंदुस्तान बनाओ। अपराध के ग्राफ पर सबसे ऊपर राजस्थान है, सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, 24वें पायदान पर उत्तर प्रदेश आता है, 24वें। और 23 नंबर तक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सरकारों के नाम आते हैं। 23 पायदान तक, 24वें पायदान पर उत्तर प्रदेश आता है। आज उत्तर प्रदेश का ग्राफ बहुत नीचे है। मुजफ्फरनगर किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की। दादरी किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की। मौका दो एक और सरकार बनाने का, एक और सरकार बनाने का, और ऐसा उत्तर प्रदेश और ऐसा हिंदुस्तान बनाने का जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा सके। यह हज हाउस मात्र एक इमारत नहीं है, यह हमारे रिश्तों का संगम है। देखो इस स्टेज की शान, इसका संग बुनियाद किसी मुसलमान ने नहीं रखा है। इसका संग बुनियाद एक धोती पहनने वाले, खेतों में हल चलाने वाले के बेटे मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने रखा है। यही हमारी तारीख है, यही हमारे पूर्वजों का इतिहास है, यही हमारी मोहब्बतों के तकाजे हैं। संग बुनियाद भी हिंदू के हाथ से, और इसका इफ्तिताह भी एक हिंदू के हाथ से। और यहां से क्या संदेश गया? ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। गाय और गंगा के नाम पर राजनीति करने वालों, गाय और गंगा पर राजनीति करने वालों, दुनिया के किसी देश का प्रधानमंत्री किसी पूंजीपति का एम्बेसडर नहीं बना। हाय बदकिस्मती, पूंजीपति इतने हावी आ गए कि देश का प्रधानमंत्री कारोबार के रास्ते में हैंडबिल लेकर बांटने निकल गया। कैसे देश चलेगा? सरहद पर जवानों के सर उतारे जाएंगे और बादशाह दुश्मन को बगैर इजाजत के, बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के उसकी पैदाइश की मुबारकबाद देने जाएंगे। अपनी मां, अपने घर,
दुश्मन की मां के पैर छुए जाएंगे। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में आधे लोग भूखे सो जाएंगे और हमारा बादशाह मलियाबादी आम ले जाकर दुश्मन को खिलाएगा। आधी आबादी के पास एक कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा नहीं है और बादशाह कश्मीरी शाल लेकर जाएंगे। पहचानो, पहचानो कैसे ठगे गए हो। आज सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, आज सवाल है देश बचेगा कैसे, हमारे रिश्ते कैसे बचेंगे, हमारी हज हाउस का संगे बुनियाद कौन रखेगा और इसका इफ्तिताह कौन करेगा। आज सवाल इसका है। गंगा के देश में यह याद रहना चाहिए कि एक भी मुसलमान पूरी दुनिया में गंगा का मुखालिफ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि ये अल्लाह ताला की पहचाने हैं, ये हमारे अल्लाह की पहचाने हैं। दरिया, समंदर, नदियां, पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, ये अल्लाह की पहचान है और अल्लाह की पहचान का कोई अल्लाह वाला दुश्मन नहीं हो सकता। गंगा हमारी है, हम गंगा के। हमारा क्या विरोध है गंगा से? क्यों ये साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि गंगा और गाय से मुसलमानों की मुखालिफत है? ना, गाय से हमारी मुखालिफत नहीं है। गाय का कारोबार तो आप करते हैं। आपके आने के बाद बीफ का एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ गया। हमें जवाब दीजिए, आप ऐसा क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश के पास 5 सितारा होटल है, जिंदा गाय जाती है और कागज पर छप कर आता है कि गाय के गोश्त की प्लेट इतने की है। दिल्ली के 5 सितारा होटलों से गाय के गोश्त की ब्रेड बिकना बंद हो जाए, हम समझेंगे कि आप गंगा के और गाय के रखवाले हो गए। मत लोगों के साथ धोखा करो, ढोंग मत करो। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है कि गुमान की बुनियाद पर एक शख्स की जान ले ली गई, जान ले ली गई गुमान की बुनियाद पर। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये शक्ल, ये भोली शक्ल, ये मासूम, ये मीठी बोलने वाली जुबान किसी की जान ले सकती है? दंगा करा सकती है, फसाद करा सकती है, धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे के घरों को जला सकती है। लेकिन जलाने वालों से कहो कि एक चिंगारी जो एक चिराग रोशन कर दे, वो पूरी दुनिया के अंधेरे को दूर कर सकती है। लेकिन एक चिंगारी अगर किसी की कुटिया को जला देगी तो पूरा हिंदुस्तान जल के खाक हो जाएगा। आओ एक ऐसी रोशनी लाएं, एक ऐसा दिया लाएं, एक ऐसी माचिस की तीली लाएं जो देश को जलाने का नहीं बल्कि देश के अंधियारे को खत्म करके रोशनी में बदलने की कोशिश करे, और उसका नाम है अखिलेश यादव। मैंने एक बार कहा था एक सभा में, इटावे की सभा में, बहुत बड़ी रैली थी। मैंने कहा था कि रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। मैं आज इटावे वालों तुमसे ये कहने आया हूं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। गाजियाबाद वालों, जिन्होंने गाजी के नाम से इसे आबाद किया है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। बहुत लंबा राजनीतिक सफर है, बहुत लंबा। लोगों के बाल सफेद हो गए, लोगों के सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। एक ऐसा नौजवान जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है, उसके अभी बाल सफेद नहीं हुए हैं। बहुत लंबा राजनीतिक सफर है। उठो, ताकत बनो और तय करो कि हमारी अगली मंजिल लाल किला हो सकती है और होगी। इसके लिए अगली सरकार बनाओ, इसके लिए अगली सरकार बनाओ। मैं तुमसे चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर अगली सरकार बनाओगे तो अगली सरकार का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की मंशा के बगैर नहीं हो सकता। तुम्हारे बगैर देश के बादशाह का मुस्तकबिल तय नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए ताकत बनो, अपनी बिखरी हुई ताकत को एक जगह लाओ। गाय और गंगा के नाम पर
जो इंसानों के बीच बंटवारा कर रहे हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करो। कैसे बैठे हो? हिंदू मुसलमान बहन भाई कांधे से कांधा मिलाकर बैठे हो। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। और सबक लो। आरएसएस क्या कहती थी? क्या कहती थी आरएसएस? आरएसएस ये कहती थी कि मदर टेरेसा को देश से बाहर निकालो। ये धर्म परिवर्तन कराने वाली व्यक्ति है, महिला है। आज उन्हीं मदर टेरेसा को संत कहने के लिए कहां पहुंच गई आरएसएस? ये बहुत दोहरे चरित्र के लोग हैं। इन दोहरे चरित्र के लोगों से होशियार बनो और ऐसा ही हिंदुस्तान बनाओ। यहां हिंदू भाइयों की तादाद मुसलमानों से ज्यादा है। इस हज हाउस के उद्घाटन में ये मोहर लगा दी है कि हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है और कल भी सेकुलर रहेगा। इस हसीन हिंदुस्तान के नक्शे को संभाल कर रखो। इसी के साथ, इन दुआओं के साथ कि लखनऊ का हज हाउस और गाजियाबाद का हज हाउस के लिए तो 1 महीना काम करेगा, लेकिन एक मशवरा हमें एक ऐसे शख्स ने दिया, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। इन अशार के खालिक नवाज देवबंदी साहब, जो कि नेताजी के नाम से एक आईएएस स्टडी सेंटर चलाते हैं, मुख्यमंत्री जी की कृपा से, आपकी इनायतों से, आपकी मेहरबानियों से एक आलीशान इमारत दी गई है और बहुत फंड दिया गया। बहुत से बच्चे उसे सरकारी मुलाजमतों में पहुंचे। आपने ये चाहा कि इन इमारतों का 11 महीने क्या इस्तेमाल होगा और एक प्रपोजल आपकी तरफ से आया कि 11 महीने के लिए आपके बेटे और आपकी बेटियां हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों तक पहुंच सके, उसके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम इन 2 बड़ी इमारतों में हो और लखनऊ की इमारत में बेटों की ट्रेनिंग हो और गाजियाबाद की इमारत में बेटियों की ट्रेनिंग हो। हालांकि बाकायदा ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने एक दिन कि हमारी तरफ से इसकी इजाजत है, लेकिन मेरी दरखास्त है कि आज के दिन जब ऐलान होगा तो यहां पर गाजियाबाद दिल्ली की सरहद से मिला हुआ जिला है। यहां की आवाज बादशाह के कानों तक जाएगी। बादशाह को यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को संदेश गया है, प्यार का, मोहब्बत का, शिक्षा का, तालीम का, इल्म का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह चुनौती होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बर्बादी का इंतकाम लेगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। वजीर आला मोहतरम को दावत देता हूं, न साथ देंगी ये दम तोड़ती हुई शमें, न साथ देंगी ये दम तोड़ती हुई शमें, नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे साथ मंत्री आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित सरकार में मंत्री शाहिद मंजूर साहब, सांसद मुरब्बत सलीम जी, सांसद सुरेंद्र नागर जी, मंत्री मदन चौहान, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदिश हुसैन, संजय अतुल प्रधान, निशांत त्यागी, रामाश्री शर्मा जी, ईश्वर मावी, सागर शर्मा, राशिद मलिक, राकेश यादव एमएलसी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के संगठन के तमाम पदाधिकारी, जो पूरे हमारे कार्यकर्ता साथी और आज के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित
बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आदरणीय आजम खान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आला हजरत हज हाउस बनाने के लिए और एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनाने का जो फैसला लिया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। ये हज हाउस के सामने से जो भी गुजरेगा या जो तस्वीर देखेगा उसको भरोसा हो जाएगा कि इससे शानदार और बिल्डिंग कहीं नहीं बनी होगी। ऐसी बिल्डिंग बनाने का काम आदरणीय आजम साहब ने कर दिखाया है। मैं तमाम अधिकारी, इंजीनियर और विभाग के जितने लोग हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि जहां अभी तक लखनऊ में हज हाउस था, जहां पे उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के लोगों को सहूलियत मिलती थी, मदद मिलती थी और जब हज यात्रा पे जाते थे उन्हें रुक करके आराम करने का मौका मिलता था, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के इलाके के लोगों को भी अब ये जो हज हाउस बन गया इसके बाद उन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर सहूलियत मिलने का काम होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैसला लिया है, उस समय जब हज यात्रियों को हम लोग विदा कर रहे थे, उस समय जो फैसला लिया था कि साल में महीना, 1.5 महीना तो केवल हज हाउस के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन इतनी बड़ी जगह जब बन गई है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए भी इसमें बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये बड़ा फैसला है जहां पर कोचिंग करने के लिए इंतजाम हो जाएगा। हमारे बहुत सारे साथियों को जानकारी होगी, बहुत सारे साथियों को मालूम होगा कि बिना संस्थाएं जो बन रही हैं पढ़ाई लिखाई के, जो आप बनाना चाहते हैं, जब तक आप पढ़ाई लिखाई का इंतजाम बेहतर नहीं करेंगे तब तक आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर नहीं होगा। मैं इस मौके पर आने वाले जनता साहब को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि हालांकि बहुत सारी तकलीफ हुई, रुकावटें आई, बहुत सारे लोगों ने परेशानियां पैदा की, लेकिन वो अपने रास्ते से हटे नहीं और उन्होंने मौलाना जवाहर साहब के नाम पर एक शानदार यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला लेकर के तैयार करने का काम किया है। यूनिवर्सिटी बना दी और सरकार में रह करके जो मौका मिला है, मैं ये कह सकता हूं जितनी तेजी से काम हुआ है, अगर कोई आकलन करेगा और कोई तुलना करेगा तो समाजवादियों को सबसे बेहतर पाएगा। इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से कभी काम नहीं हुआ होगा उत्तर प्रदेश में जो काम कर करके दिखाया है। मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं कहता हूं ये हज हाउस का शिलान्यास नेताजी आदरणीय आजम खान साहब ने किया था। ये शिलान्यास यहीं पर हुआ था और आज मुझे और आदरणीय आजम खान साहब को उद्घाटन करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती जो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। याद होगा उस समय भी शिलान्यास 2 बार में हो पाया था और उद्घाटन भी 2 बार में हो पाया है। तारीख पहले भी तय थी लेकिन उस समय नहीं आ पाई। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हज हाउस जिस तरीके से बना है, सरकारी बिल्डिंगें ऐसी नहीं बनती हैं। कम से कम ये बिल्डिंग बन जाने के बाद सरकारी लोग सोचेंगे और सरकार के लोग कम से कम उस दिशा में काम करेंगे कि अगर हज हाउस की इतनी सुंदर बिल्डिंग बन सकती है तो सरकारी बिल्डिंग अगर बने तो इससे भी बराबर कम से कम बन करके तैयार हो। ये कम से कम एक उदाहरण पेश किया है आपने। मैं विभाग के इंजीनियर, विभाग के अधिकारी और तमाम लोगों को बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने कम समय में एक सुंदर बिल्डिंग बनाने का काम किया है। ये जो काम हो रहा है, ये जहां हज हाउस बन रहा है, यहां पर ही एक तरफ मेट्रो, एक तरफ एलिवेटेड हाईवे, मैं ये कह सकता हूं ये तमाम लोग जो विकास की बातें कर रहे हैं,
अगर तुलना करेंगे, अगर जानकारी पाएंगे, तो मैं समझता हूं चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे वो मेट्रो हो, और इतनी बड़ी संख्या में मेट्रो किसी प्रदेश में नहीं बनी होंगी जितना समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में बनाने का काम कर रहे हैं। ये जहां जाओ से वहीं पर इंटरसेक्शन भी है इसका। एक तरफ तो मेट्रो चलेगी और दूसरी तरफ आपको एलिवेटेड रोड भी चलने का काम करेगी। हालांकि रुकावटें आती हैं, कभी कभी नोटिस मिलता है, लेकिन सरकार उन तमाम रुकावटों को, उन नोटिस का रास्ता निकालने का काम करेगी। हालांकि चुनाव आने वाला है, हम अपने गाजियाबाद के तमाम नेताओं से और अपने वेस्टर्न यूपी के नेताओं से जरूर अपील करेंगे कि बहुत दिनों बाद ये मौका मिलेगा कि गाजियाबाद में कम से कम समाजवादियों का बड़ा खाता खुले। हालांकि काम हम लोगों ने किया है बहुत, चाहे गलियां बनानी हो, सड़क बनानी हो, बिजली का इंतजाम बेहतर करना हो, या कोई बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का करना हो, वो समाजवादियों ने किया जरूर है। ये लोग जो विकास का दावा कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई गाजियाबाद में बड़ा काम किया हो तो मुझे बता दो। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बड़ा काम किया हो गाजियाबाद में तो हमें बता दो। हम लोगों से अगर हिसाब किताब विकास का मांग रहे हैं आप, तो कम से कम अपना हिसाब किताब भी तो हमारे सामने कर दो कि 2.5 साल के अंदर आपने क्या क्या काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार तो बनाई, लोगों से लाभ ले लिया अच्छे दिन के बहाने, लेकिन जब सरकार में मौका पा गए तो बताओ उत्तर प्रदेश में क्या किया उन्होंने। लोकसभा के सांसद तो जीत गए ज्यादा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिला है पैसा? कहते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, नीति आयोग के बन जाने के बाद आपने कितना पैसा कम कर दिया उत्तर प्रदेश का? कोई विभाग नहीं बचा जहां पर पैसा न काटा हो। एक ऐसा प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हों और उसी की वजह से सरकार बनी हो, और सरकार बनने के बाद नीति आयोग बना करके उत्तर प्रदेश का पैसा काटने का काम किया है। 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आपका छीन लिया गया। और हम तो कहते हैं कि आप विकास अगर उत्तर प्रदेश में करना चाहते हो, हम समाजवादी लोग तैयार हैं। अगर आप जमीन चाहते हो तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई और सहूलियत आप प्रदेश से चाहते हैं तो वो भी हम देने को तैयार हैं। अभी तक आपने कोई जमीन नहीं मांगी, और जमीन मांगी तो हम लोगों ने जमीन देने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास में बहुत पीछे छूट गई। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, उन्होंने पूरा पैसा बर्बाद किया था, स्मारकों में बर्बाद कर दिया, पार्कों में बर्बाद कर दिया। और हमारे साथी लोग जो नोएडा में देखे होंगे या गाजियाबाद के लोग कभी लखनऊ गए होंगे, तो अगर उन्होंने देखा होगा तो वो जानते होंगे कि जो हाथी लगे थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, जो हाथी लगे थे, स्मारक बने थे, वैसे ही के वैसे हैं। जो हाथी बैठे हैं वो बैठे हैं, जो खड़े हैं वो खड़े हैं। आज तक खड़े वाले बैठे नहीं और बैठे वाले कभी तक खड़े नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी ने पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, बेईमानी की, लूट की, और उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। अगर उन्हें काम तेजी से किया होता तो आज हम शायद उनसे तेजी से काम करते, लेकिन 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया। इसलिए आज इस उद्घाटन के मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि काम के मामले में आपका तुलना नहीं कर सकते। ये जरूर आरोप लगाते हैं कि केवल एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे काम करने का तरीका देखेंगे तो आप खुद पाएंगे, अगर समाजवादी लोगों ने हज हाउस बनाया है, अगर गाजियाबाद में हज हाउस बना है, तो फैजाबाद अयोध्या में भी हम लोगों ने भजन स्थल बनाने का काम किया है। और अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है, अगर हम लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है, तो अंत्येष्टि स्थलों को भी बनाने का काम किया है। ये बीजेपी के लोग हो सकता है साजिश करे, षड्यंत्र करे, एक तरफ की बात बताए, दूसरी बात न बताएं। ये गाय के रक्षक बनने वाले लोग अगर गाय की सबसे
लेकिन हम समाजवादी लोग इस बहस को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। जहां तक हमारे पत्रकार साथियों का सवाल है, हमारा झगड़ा इन पत्रकार साथियों से नहीं है। ये तो नौकरी करने वाले लोग हैं, इनकी नौकरी की लड़ाई भी हम ही लोग लड़ेंगे। हमारा असली झगड़ा इनके मालिकों से है कभी कभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर घटना होती है तो बड़े पैमाने पर दिखाते हैं। अगर देश के दूसरे हिस्से में कोई हो जाए घटना तो कभी मुख्यमंत्रियों के नाम के बारे में चर्चा भी नहीं करते। एक बार आदरणीय आजम खान साहब का मामला आ गया, बहुत टीवी ने चलाया, अखबारों ने लिखा, वो भैंस वाला मामला कि भैंस पुलिस खोज के लिए आई। लेकिन आपको याद होगा आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कुत्ता खो गया था। बताओ कौन खोज करके लाया उसको? अगर भैंस की चर्चा करते तो आगे कुत्तों की चर्चा क्यों नहीं करते आप? अगर पुलिस है तो पुलिस का दायित्व भी यही है कि अगर कोई चोरी हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी, तो आखिरकार कौन रास्ता निकालेगा, कौन खोज करके लाएगा? ये तमाम लोग जो सवाल उठाते हैं हमारे पर कानून व्यवस्था की, हम तो कहते हैं आंकड़े भी देख लो। और सबसे बेहतर अगर काम किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई मौकों पर काम कर करके दिखाया है। हम इस मौके पर भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आम लोगों को, आम जनता को भरोसा है 108, 102 पर, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी हम पुलिस के लिए भी व्यवस्था लाना चाहते हैं। और हो सकता है अक्टूबर में हम शुरू कर दें। जिस तरीके से फोन करने पर कोई तकलीफ में, बीमारी में अगर फोन करता है तो 102, 108 एम्बुलेंस तुरंत उसके घर पर पहुंच जाती है। हम ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं पुलिस का भी कि अगर कहीं घटना होगी, कोई अगर परेशानी में है, अगर 100 नंबर डायल करेगा तो 10 और 15 मिनट के अंदर उसके पास पुलिस पहुंचने का काम करेगी। ये इंतजाम अगर कोई करने जा रहा है तो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। इसलिए जहां तक कानून व्यवस्था के सवाल पर है, अगर कभी कोई सूचना मिली है, कभी किसी ने जानकारी दी है, हम समाजवादियों ने तमाम समस्या पर निराकरण करने का काम किया है। इसलिए साथियों, काम में आप आगे हैं, उपलब्धियों में आप आगे हैं। जो लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनेगा,